गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं आपके साथ आपका निखिल सर। हम पढ़ रहे हैं डेली की तरह जनरल नॉलेज। जैसा कि आपको पता है, हम डेली अपनी क्लास में 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम वो भी पढ़ते हैं। ये जो हम जीके पढ़ते हैं ये हमारे आने वाले एग्जाम्स जैसे कि RIMC देहरादून, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल RMS के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Who among the following visited नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग reign of किंग हर्षा। यहां पे जो किंग है हर्ष, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है हर्षवर्धन। ये इनका पूरा नाम है। किंग हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में कौन से ट्रैवलर जो है उन्होंने विजिट किया हुआ था? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वेनसांग। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, आंसर यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विच चाइनीज ट्रैवलर फर्स्ट केम इनटू इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो चाइनीज ट्रैवल था वो कौन आया हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेनसांग। और जो फायान है ये भी चाइनीज ट्रैवलर है, ये बाद में आए हुए थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज हमारे पास में दे रखा हुआ है। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी हुई थी, ये ग्रीक एम्बेसडर थे इंडिया में। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी हुई थी। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है इंडिका। इंडिका नाम की बुक इन्होंने लिखी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज कर लीजिए इसको, ये फौज है। आजाद हिंद फौज वॉज क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ, बोल रहा है क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज जो कि किसने फॉर्म करी हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आजाद हिंद फौज वॉज क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट करी हुई थी और कौन सी कंट्री के असिस्टेंस के साथ में ये जो है इसको बनाया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा जापान। जापान इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को डिस्कवर किसने किया हुआ था? हमने अपनी क्लासेस में भी आई थिंक पढ़ा होगा। तो ये थे रॉबर्ट पियरी, जिन्होंने नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया हुआ था। ये मैगलन कौन थे? मैगलन ने सबसे पहले दुनिया का पूरा चक्कर लगाया हुआ था। ये कौन थे? मैगलन जो थे, उन्होंने सबसे पहले दुनिया का पूरा चक्कर हमारी अर्थ का लगाया हुआ था, वो थे मैगलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। पानीपत का पहला बैटल किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो हमारा आंसर यहां होगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सबसे पहले जो है पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा गया था। इस बैटल के बाद में बाबर ने जो है वो मुगल डायनेस्टी फाउंड करी हुई थी इंडिया में। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी। टोटल पानीपत के जो है वो 3 बैटल हुए हैं। सेकंड बैटल किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, थर्ड बैटल वो किस किस के बीच में हुआ था? मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा इसके अलावा भी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, तो हमारा आंसर होगा वहां पे अकबर एंड हेमू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ा गया? मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और इसमें इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने जो है वो मुगल डायनेस्टी को फाउंड किया होता, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस पोर्चुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। ऐसी कौन सी जगह है जो हमें ऑप्शंस में दे रखी हुई है जिसमें पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने सबसे पहले अपना किला बनाया था? तो इसका जवाब होगा कोचीन। कोचीन में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना किला जो है वो बनाया हुआ था। हमारा नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोचीन का दूसरा नाम क्या है? कोचीन को दूसरा नाम क्या है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि दूसरी कोची का जो है वो निकनेम या फिर दूसरा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। जो हमें ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कनिंघम और लॉर्ड कैनिंग, इन चारों में से कौन थे जिन्होंने इंडिया में सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है इन्होंने सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम इंडिया में लागू किया था। चलिए
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वेयर इज कटास राज टेम्पल इज लोकेटेड। ये क्वेश्चन बेटा जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके आरआईएमसी से हैं, आरआईएमसी के हमने प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। तो कटास राज टेम्पल जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर होगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज फार्मर्स डे। फार्मर्स डे के जो फार्मर्स डे हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं फार्मर्स डे। ये कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर वाले दिन हम मनाते हैं फार्मर्स डे। किसके बर्थडे पे मनाते हैं, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बर्थडे पे हम फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। चलिए इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीके है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लखनऊ में है। और दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है, लाल बहादुर शास्त्री इनके नाम से भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहां है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां है, ये दोनों एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, यूपी में ही है। ये है वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज रिटन बाय। बुक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा यहां सही आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट विच स्टेट। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कौन से स्टेट में स्थित है, तो हमारा आंसर यहां क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। बिहार की कैपिटल पटना और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। आपको बेटा कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर भी आपको याद होने चाहिए। तो चलिए मध्य प्रदेश में जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही ना डेली के वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑब्जर्व्ड ऑन सॉरी वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो हम किस दिन को मनाते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 4 अक्टूबर को हर साल हम वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, पॉइंट है, 5 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, यहां हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए बच्चों, टीचर्स डे जो होते हैं ना, हम 2 सेलिब्रेट करते हैं। एक जो सेलिब्रेट करते हैं वो 5 सितंबर को करते हैं, 5 सितंबर को। वो कौन सा होता है, वो हम इंडियन टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, फिर टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ऐसा क्या है कि ये दोनों ही टीचर्स डे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, हम 2 बार क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जो 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं हम अपने पूरे इंडिया में, और जो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड टीचर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज यूपीआई स्टैंड्स फॉर। यूपीआई आपने नाम सुना होगा, जितने भी हमारे पास में, आपने गूगल पे नाम सुना होगा, गूगल पे, ठीक है। गूगल पे के अलावा फोन पे होता है, फोन पे। इसके अलावा और क्या होता है, भारत पे भी होता है, और एक और शायद आपने भीम भी नाम सुना होगा। ये सारी जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए पेमेंट्स ऐप है।
है ना। तो ये पेमेंट्स ऐप है जो जिस प्लेटफॉर्म को, जिस इंटरफेस को ये सपोर्ट करते हैं, जिस इंटरफेस पे काम करते हैं, उसका नाम है यूपीआई। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, गूगल पे या फिर जो पेमेंट्स ऐप है इंडिया में वो कौन से प्लेटफॉर्म पे या फिर कौन से इंटरफेस पे काम करती है? तो हमारा आंसर क्या होगा वहां पे? हमारा आंसर हो जाएगा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस इज जनरल टर्म फॉर अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस एक जनरल टर्म है कौन सी डिसीज के लिए? किस जो हेपेटाइटिस डिसीज है वो किसके द्वारा हमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा वायरस के द्वारा हमें हेपेटाइटिस बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन आवर। एक घंटे में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं? इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल पहले हम ये देखते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। चलिए भैया अब हम बोलेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो टोटल 60 सेकंड्स हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेकंड्स की तो 60 इंटू 60 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3600, जो कि एक घंटे में टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा 3600 सेकंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, which is the deepest point from the sea level on the earth। क्वेश्चन है अर्थ पे सी लेवल से नीचे सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सबसे गहरी प्लेस कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो होगा मेरियाना ट्रेंच। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने लास्ट वीडियो में कि मेरियाना ट्रेंच जो है वो दुनिया का सबसे डीपेस्ट प्लेस है। मेरियाना ट्रेंच किस जगह पर लोकेटेड है? ये है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। इसके अलावा हम अगर बात करेंगे कि ऐसा डीपेस्ट प्लेस जहां पे ह्यूमंस पहुंचा है जो वो कौन सी जगह है? वो पैसिफिक ओशियन में ही है, चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप इसका नाम है, चैलेंजर डीप, जहां पे ह्यूमंस पहुंचे हुए हैं। और अर्थ का सबसे डीपेस्ट जो प्लेस है, जो एरिया है, जो हिस्सा है, उसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। ये पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया में कौन से स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। कोस्ट लाइन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वो स्टेट जो इंडिया में समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है ना। तो वो स्टेट जो समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं और समुद्र से उनकी जो तटरेखा होती है ना, जो उनके कोस्ट पे जो कोस्ट होता है उसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है? तो हमारा आंसर होगा गुजरात। टोटल इसकी लंबाई जो है वो है 1600 किलोमीटर। टोटल 1600 किलोमीटर लंबी ये इसकी कोस्ट लाइन है गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ। खरीफ की जो फसल है वो कौन कौन से महीनों में बोई जाती है, किस महीने में बोई जाती है? तो हमारा आंसर होगा जुलाई से अक्टूबर के बीच में हम खरीफ की फसल को बोते हैं। चलिए यहां पे समझते हैं फसल कितने टाइप की होती है। टोटल 3 टाइप की फसल होती है। पहली हम यहां ऊपर पढ़ा ही है हमने, खरीफ, जो इसके बोने का टाइम है वो देख लीजिए, वो क्या है? जुलाई से अक्टूबर में इसको बोया जाता है। दूसरा है हमारा रबी। रबी क्रॉप्स होती है, इनको हम कब बोते हैं? इनको हम बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। थर्ड टाइप जो है वो कौन सा है? वो है जायद। जायद की फसल को बोने का टाइम होता है मार्च से लेके जून के बीच में। तो टोटल 3 टाइप की फसल क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद। खरीफ जो है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में बोई जाती है। राबी जो है वो अक्टूबर नवंबर के बीच में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और जो जायद की फसल है उसको हम बोने का टाइम जो है वो है मार्च और जून के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो हमें समझना पड़ेगा
कि किस टाइप का एग्जाम्पल होगा। ये अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं। अगर हम वैसे बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट की, मैटर के स्टेट की जो चेंज करते हैं, तो कौन कौन से चेंज होते हैं? दो चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। ठीक है ना। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है हम समझते हैं। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल होने का मतलब कि वो चेंजेस जो जिनको हम उनकी पुरानी अवस्था में लेके आया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, इसमें पानी है, अगर मैं इसको फ्रीजर में रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो गया। कैसे हो गया है? जब हम बर्फ को फिर निकाल के रखेंगे, गर्मी में रखेंगे, तो फिर से पानी बन जाएगा। तो ऐसा चेंज जिसमें कोई मैटर वापस अपनी पुरानी जो है वो स्टेट में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, ये कैसे होते हैं? नॉन रिवर्सिबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो सिंपल है कि जैसे कि हमने मान ली हमारे हाथ में कागज का टुकड़ा है, हमने उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद में हमारे पास में बचेगा क्या? राख ही बचेगी। क्या हम उस राख से फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। तो इस टाइप के चेंजेस जिसमें किसी भी चीज को उसकी पुरानी स्टेट में वापस नहीं लेके आया जा सकता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और वो चेंज जिसमें कोई भी मैटर है कोई भी पदार्थ है जिसको उसकी पुरानी स्टेट में हम बदल सकते हैं उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। अगर यहां पे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका मतलब है लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा अगर लोहे पे जंग लग जाए तो उस जंग से वापस क्या लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये किस टाइप का चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग लगना, वो किस टाइप का चेंज होता है? ये होता है केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड। किसी पत्ती पर नसों के द्वारा, जो पतली पतली जो उनके अंदर आपने देखा होगा, जैसे हमारी बॉडीज में वीन्स होती हैं, नसें होती हैं, वैसे ही जो पत्तियों की नसें होती हैं उनको बोला जाता है शिरा, हिंदी में शिरा। ठीक है। तो जो पत्तियों में उनकी नसों के द्वारा एक पैटर्न बनाया जाता है, एक डिजाइन बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेनिशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां? वेनिशन। चलिए नेक्स्ट है, फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन। अगर आपने हमारी कल की क्लास देखी होगी तो ये हमने क्वेश्चन वहां पढ़ा हुआ था कि जो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं वो किस पार्ट में हमारे पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा स्कल। हमने कल भी बताया हुआ था कि स्कल में जो है वो फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। तो सर ये बताइए कि फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा। तो फिक्स्ड जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी सर के अंदर है, काफी सारी हड्डियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा तो होते नहीं कि एक हड्डी कहीं जा रही है, दूसरी हड्डी कहीं मुड़ रही हो, ऐसा नहीं होता। जो हमारी स्कल की, जो हमारी खोपड़ी के जॉइंट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लोअर जॉ और हैंड्स, इन ये दोनों जो जॉइंट्स होते हैं लोअर जॉ के हमारे और हैंड्स के, ये किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? ये होते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब हम गेट खोलते हैं तो गेट के पास में एक छोटी सी मशीन टाइप की, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा होता है, जिससे उसको क्या खोलने और बंद करने में आसानी होती है। उसी की वजह से गेट हमारा खुलता है, उसको बोलते हैं हम हिंज। नेक्स्ट है हमारा हिप बोन्स। हमने कल पढ़ा हुआ था बच्चों, हिप बोन्स जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यहां फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन स्कल। हैंड और जो हमारा लोअर जो है, इसमें किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। और जो हमारी हिप बोन और शोल्डर होते हैं, इनमें कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेस देन। पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होते हैं, कहने का मतलब सिंपल है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कम से कम कितनी एज का होना जरूरी है? तो वो है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स का होना जरूरी है जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। यहां पे बात आती है मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए। मेंबर
ऑफ लोकसभा के लिए कितनी एज चाहिए हमें? 25 ईयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए टोटल कितनी एज का, कम से कम कितनी एज का होना जरूरी है? 30 ईयर्स। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम किसी भी कैंडिडेट का कितनी एज का होना जरूरी है? वो है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स का अगर कोई कैंडिडेट होता है और वो सुटेबल होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो प्रेसिडेंट बन सकता है। क्वेश्चन एक आएगा, आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सर कितनी एज का होना जरूरी है? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होना उसका जरूरी है। जब वो लोकसभा का मेंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल जो उसकी मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी? वो 25 ईयर्स होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इजी क्वेश्चन है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है वो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ फीमर जो है वो हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल सिटीजन्स के लिए कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा केरला। केरला जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला स्टेट है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी जो अर्थ की पोजीशन है प्लैनेट्स के ऑर्डर में वो कौन से नंबर पे है? देखते हैं। पहले नंबर पे जो हमारा प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, दूसरे नंबर पे है वीनस, फिर है अर्थ। तो यहां तो हमारा आंसर आ गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ, कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हमारी अर्थ की हो जाएगी। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे और क्या क्या हम सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। उसके बाद में मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर है हमारा मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। ये टोटल हमारे जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। अब जो इनकी स्पेशल फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। मर्क्यूरी जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट। इसके अलावा सैटर्न के पास में, जो हमारा सैटर्न है इसके पास में मैक्सिमम मून है, मैक्सिमम मून है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में मून्स का जो नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा मून्स कौन से प्लैनेट के हैं? तो आंसर होगा हमारा सैटर्न। सैटर्न का दूसरा नाम क्या है? इसको किस चीज के लिए जाना जाता है? इसको रिंग्स के लिए और जाना जाता है, इसको इसके रिंग्स के लिए जाना जाता है। चलिए, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये है कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके कोई भी मून नहीं है? तो वो मरकरी और वीनस जो है इनके एक भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, नो मून। इसके अलावा वीनस को किस नाम से जाना जाता है? वीनस को मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सेकंड नंबर इवनिंग स्टार, और अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ ट्विन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां पे हमारे पास इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी जो हमने यहां डिस्कस किया हुआ है। पहला कौन सा था कि अर्थ का जो है
वो ऑर्डर कौन सा है, कौन से नंबर पे अर्थ हमारी हमारे प्लानिटरी सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो आती है, तो उसका नंबर है 3rd। उसके अलावा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। सबसे ज्यादा मून कौन से प्लैनेट के पास में है, सैटर्न के पास में, इसके पास में, इसके रिंग्स के लिए इसको जाना जाता है। इसके अलावा कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास में एक भी मून नहीं है, तो वो हमारा आंसर होगा मरकरी और वीनस। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने देखा है कि वीनस के और कौन कौन से नाम हैं। वीनस के ये 3 नाम से इनको और जाना जाता है। पहला है मॉर्निंग स्टार, दूसरा है इवनिंग स्टार और तीसरा है अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन भी वीनस वीनस को बोला जाता है। तो आज की आपकी क्लास हमें कैसी लगी है ये आप हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, कि सर खराब पढ़ाते हैं या फिर अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है वो जरूर दीजिए, कमेंट में जरूर दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि अगर हम खराब पढ़ाते हैं तो हम और अच्छा करेंगे, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप डाउट जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। हम 24/7 अवेलेबल हैं आपके साथ में। आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पे अपनी खत्म करते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ में कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और डेली वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं। मुलाकात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगी सेम 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।